हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए भगवान का नाम लेके आगे हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैनल स्टेट एज पे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 1। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो शायद ये पॉलिटिकल लेक्चर सुन के आप थोड़े अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी है और शायद आपको ये अच्छा लगे लेक्चर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कि लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स दी गई है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे नंबर 1 पहला एक्ट आता है 1773 का। आपको याद होगा कि बक्सर की लड़ाई हुई थी, है ना। तो उसमें जो थे शाह आलम टू और ये अवध के नवाब और उसके साथ जो मीर कासिम थे, इन लोगों ने मिल के रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ लड़ाई करी थी। ठीक है, तो अब वो लोग तो हार गए थे, तो दीवानी राइट्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े थे शाह आलम टू को, और उसको पेंशन दे दी गई थी, और वो इलाहाबाद का जो किला है उसमें उसको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इस एक्ट में क्या किया गया था कि अब जब वहाँ पे पार्लियामेंट में देखा जा रहा था ये लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही इन लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा कि मतलब कंपनी तो जा रही है घाटे में, इन लोग के पास इतने इतने मतलब कैसे प्रॉपर्टी हो रही है और मतलब ये लोग इतने अमीर कैसे हो रहे हैं। तो फिर वहाँ पर बैठक बैठी पार्लियामेंट में, तो अब उन लोग को पता चला कि ये लोग ब्राइब खाते हैं और कंपनी को घाटे में दिखा रहे हैं और खुद पैसे लेके करप्ट इतने हो चुके हैं कि मतलब प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खड़ी हो रही है। तो और ये पैसा जो था जो कंपनी पे लगा था वो बिजनेसमैन का था। ठीक है, और मोस्टली बिजनेसमैन जो थे वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे। तो अब इन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो तब वहाँ पर से आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके तहत रॉबर्ट क्लाइव को तो बुला लिया गया इंग्लैंड, उनके ऊपर कार्रवाई चली और फिर लास्ट में वो मतलब बरी भी कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इतनी उनको शर्म आई थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के में हम लोग को अब ये देखना है कि आखिर हुआ क्या था उसके अंडर, मतलब कौन कौन से रूल्स आए थे और कैसे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे रेगुलेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला स्टेप ये था सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये होता है कि अपनी पावर दूसरे को बांटे। मतलब जैसे अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हर फैसला तो ले नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कुछ दे रखा है, अपने फैसले लेने के लिए होम मिनिस्ट्री दे रखी है। ऐसे ही डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के अंडर है तो ऐसे ही मतलब अब और फिर उसके बाद ये तो यूनियन में हो गया। अब यूनियन के बाद स्टेट पे हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में हैं, तो हम लोग को योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो पूरा स्टेट संभाले हैं। फिर उसके बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो ऐसे पावर्स बटी हुई हैं। लेकिन अगर ये म्यूनिसपैलिटी और ये सब हटा दी जाए, स्टेट के सीएम्स वगैरह सब हटा दिए जाएं और सारी पावर जो है वो प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखे, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मानिए आए कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत ली गई है, तो आपको बताना पड़ेगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो जनरल ऑफ बंगाल था, माय मिस्टेक, जनरल ऑफ बंगाल था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जो कि थी वॉरेन हेस्टिंग्स की। ठीक है, अब इसमें जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इसमें ब्रिटिश ही थे, और जो मतलब ये लोग बाकी के रूल्स बनाते थे और वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर सारा काम करते थे, और मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों को प्रताड़ित करते थे। ठीक है, इसी के तहत फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना एट फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में थी, और वहाँ पे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बना। अब जो ये फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था इसमें 4 मेंबर थे, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज मेन होता है मतलब चीफ जस्टिस वो था, बाकी के 3 उनके अंडर जजेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के खाली जज कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब इनकी पावर जो थी वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, मतलब कि
प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते थे या फिर कोई भी डिसीजन लेने को मना कर सकते थे कि मतलब ये शायद हमारी पावर्स के अंदर ना आए। वो मतलब ये सब उनके मन मुताबिक हो गया था, ठीक। ऐसे फिर उसके बाद 1781 में ये सुप्रीम कोर्ट को अमेंड करने के लिए और भी ये कानून जो भी ये बनाया गया था 1773 को, इसको अमेंड करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल और जो सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, EIC है, वो जो है वो एग्जेम्प्टेड, मतलब कि वो इनके मतलब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं आएंगे। मतलब कि अगर ये कोई भी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए या फिर सो कॉल्ड ड्यूटीज़ को निभाते हुए, प्रताड़ित करके उनसे टैक्सेस लेते हुए या मारते हुए, या फिर कोई मर गया मार खाते खाते क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहा था, तो वो अगर ये बोलेंगे नहीं हम अपने ड्यूटी के लिए ये सब कर रहे थे, तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनके लिए कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है, ना ही उनको कोई जेल पहुंचा सकती है, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि वो लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, ठीक। तो अब इसमें क्या था कि पिट्स जो थे वो PM ऑफ इंग्लैंड थे। अब उन्होंने सोचा कि मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तो आ चुका था, मतलब कंट्रोल नहीं करना था, लेकिन उनको कुछ तो मतलब डिफरेंट करना था। नहीं, जैसे कोई अब प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने हमारे जो प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने PM BJP ऐसी स्कीम्स या फिर PM आयुष्मान भारत, मतलब कुछ अलग करने के लिए, मतलब ताकि उनका नाम हो कि भैया उन्होंने अपने ज़माने में ये वाला स्कीम लेके आए थे या फिर ये एक्ट पारित किया था, इससे हमारे देश को मतलब बहुत ज़्यादा वो पैसा मिला या रेवेन्यू मिला या बहुत कुछ मिला है ना। तो ऐसे पिट्स ने भी यही सोचा कि अब चलो हम भी ऐसा कुछ करते हैं कि हमें भी मतलब नाम आम कमाने का मौका मिले। और ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये 1858 तक फॉलो किया गया, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुई थी। फिर उसके बाद मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन लोगों ने बाद में वो सारे एक्ट्स पारित किए थे। लेकिन सबसे पहले तो वो कंपनी थी, तो कंपनी अबॉलिश की गई थी 1858 में। लेकिन उससे पहले जो भी ये एक्ट्स पास किए गए थे, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए दिए गए थे। लेकिन ये एक्ट था ये फॉलो किया गया था, मतलब कि कैसे रेगुलेट, मतलब कैसे कौन क्या कानून बनाएगा, किसके अंडर क्या कानून आएंगे, वो ये वाला एक्ट 1858 तक बनाया, मतलब चला था, सॉरी, ठीक है। तो अब ये कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, पहले तो ये आप दिमाग में रखिए, ये कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, ठीक। इसमें क्या था कि जैसे अब मैंने ये लिखा है पोजेशन मतलब कब्जा, पिट्स मतलब याद करने में आपको थोड़ा असंभव हो, तो पिट्स PIT जो है वो डबल आता है ना, PITT, ठीक। तो ये डबल T का मैंने कर दिया कि डबल गवर्नमेंट, ठीक, डबल गवर्नमेंट। अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे डुअल गवर्नमेंट कैसे हुई थी। और I मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। P फॉर पोजीशन मतलब कब्जा होता है हिंदी में, ठीक है। अब ये क्या किया था, इन लोगों ने इंट्रोडक्शन की थी डबल गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको बताया कि आपको आगे पता चलेगा। वो ऐसा किया था कि इन्होंने कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, मतलब ये पिट्स ने ये डिसाइड किया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक वो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर बनाए, एक बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल बनाया। अब ये जो कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर थे, इनके अंदर कमर्शियल एक्ट्स आते थे, ठीक है। कमर्शियल एक्ट्स मतलब टैक्सेस, रेवेन्यूज़, ये सब क्या करना है। और जब बाकी के मिलिट्री, पॉलिटिकल जो भी डिसीजंस लेने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले रहा था, ठीक। अब ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि पावर जो भी थे वो डिफाइंड नहीं थे। और पहली बार इसमें ये हुआ था कि कंपनी के जो कब्जा था वो ब्रिटिश ने अपना कब्जा बताया, कि जो कंपनी, क्योंकि पैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही थी ना, तो उन लोग ने कहा कि अब जो तुम्हारा कब्जा भी है वो हमारा भी है, उसमें जो रेवेन्यू मिलेगा वो तुम हमें भी दोगे, हमें भी वो टैक्सेस दोगे, हमें हमारी भी सैलरी वगैरह जो है वो तुम्हारे रेवेन्यू से आएगी। और इन लोगों की जो सैलरी जा रही थी वो भी इंडिया में जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे उससे इन लोग की सैलरी जा रही थी, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये पिट्स इंडिया एक्ट ये था। अब चलिए आगे हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे आते हैं। चार्टर मतलब घोषणा पत्र,
ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें खेला हो गया। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने केंद्रित कर दी और भी गवर्नेंस पावर इन इंडिया को, मतलब कि जो भी, और जैसे मैंने बताया कि सेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, इन लोगों ने और सेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब कैसे किया ये आगे आपको पता चलेगा। क्या हुआ कि कंपनी जो भी पॉलिटिकल फंक्शन कर रही थी, मतलब कंपनी ने जो भी अपने पॉलिटिकल फंक्शन या फिर कुछ भी करने होते थे, वो सब अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही थी, क्योंकि पैसे तो वही लोग दे रहे थे ना उन लोगों को बिजनेस करने के लिए, इस वजह से। फिर अब ये क्या है, कंपनी को ये कहा गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल एक्ट्स, मिलिट्री एक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस ले रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रहा था पिट्स इंडिया एक्ट में। अब इनसे कहा गया तुम इसके जो स्टाफ जो भी है, जितना भी 6 लोग हैं या 10 लोग जो भी उन लोगों ने किए थे, अब ये मोटा मोटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कितने लोग थे, है ना। तो ये मतलब कि आपको इनकी भी सैलरी आप ही को देनी है अब, है। और जो मतलब जो आपको रेवेन्यू हो रहा है उसका भी 5 लाख रुपए आपको हमें देना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना है, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक विशेष अधिकार, मतलब प्रिविलेज्ड ट्रेड ये कर दिया गया था कि ओपीएम मतलब अफीम आप इंडिया से चाइना भेज सकते थे, जिससे जिसकी वजह से चाइना में ओपीएम वॉर्स हुई थी। इसी वजह से चाइना इंडिया को पसंद नहीं करता है, क्योंकि इंडिया के जो बिजनेसमैन थे इस प्रिविलेज ट्रेड की वजह से वहाँ पे अफीम भेजते थे। वहाँ के लोग अफीम खा खा के इतने नशे के आदी हो गए थे कि कोई काम करने की मतलब उनके अंदर एक उत्साह नहीं बचा था। और फिर उसके बाद वो लोग इतने नशेड़ी हो गए थे कि उन लोगों के बीच में अफीम की वजह से लड़ाइयाँ तक हुई थी, ठीक है। अब ये मोनोपली इनको मिली 20 साल के लिए। अब मोनोपली का मतलब एक अधिकार, मतलब इनके अलावा कोई और कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर सकती या फिर इनके अंडर ही काम करेगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जो पावर जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, इनको बढ़ा दिया गया। इनको कैसे बढ़ाया गया कि मतलब जब फिजिकली प्रेजेंट होगा वो बॉम्बे या फिर मद्रास में, जो कि 2 और मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो वो क्या करेंगे कि मतलब उनकी अगर उन्होंने कोई फैसला लिया कि मानो कल से संडे को छुट्टी नहीं होगी, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे ने लिया, लेकिन वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मुंबई में, बॉम्बे में, जो उस टाइम बॉम्बे था इस टाइम मुंबई है, वहाँ प्रेजेंट है, तो वो कह देंगे कि नहीं, संडे को भी छुट्टी होगी और सैटरडे को भी छुट्टी होगी, तो बॉम्बे वाले की बात नहीं मानी जाएगी, बंगाल वाले की बात मानी जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने ये किया। और फिर उसके बाद जो थे, मतलब कि दोनों के डिसीजंस जो थे, जो बॉम्बे और मद्रास के कोई भी डिसीजन थे, अगर वहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिजिकली प्रेजेंट होगा तो उनके डिसीजन जो थे वो सुपरसीड, मतलब कि उनके खारिज हो जाएंगे, इनके माने जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही चलते चलते 1813 आ गया, 20 साल हो गए और हमारा नया चार्टर एक्ट आया। अब इसमें क्या था कि मोनोपोली जो थी वो कंपनी की, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, है ना। बस ट्रेड चाइना के साथ जो था वो हो रहा था और चाय में ट्रेड हो रहा था। और ये क्यों हुआ था? नेपोलियन की वजह से, क्योंकि नेपोलियन ने ये कह दिया था कि अब मतलब ब्रिटिश के साथ कोई भी या फिर इंग्लैंड के साथ कोई भी ट्रेड करेगा तो वो उसका दुश्मन होगा। अब वहाँ के सारे जो भी थे ट्रेडर्स वो करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि हमको भी इंडिया जाना है ना, ताकि हमारा भी कुछ मुनाफा हो, और हम अगर यहाँ बिज़नेस नहीं करेंगे तो, और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ हमसे बिज़नेस नहीं लेंगे तो हम करेंगे कि हम अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाएंगे। इस वजह से उनकी मोनोपोली ख़त्म करी गई और यहाँ पर काफ़ी सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आए, उन्होंने भी अपनी अपनी बिज़नेस यहाँ पर स्टार्ट किए। अब क्या हुआ कि सोवरेनिटी ऑफ क्राउन इन इंडिया वॉज असर्टेड, मतलब कि जो भी अब है वो मतलब जो भी काम होगा वो क्राउन जो है उसकी सहमति से होगा, ठीक। मिशनरी भेजी गई कि मतलब हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, मुस्लिम को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हकीकत में वहाँ पे हुआ था। और मतलब उसमें जो चार्टर एक्ट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, तो मतलब प्लीज़ अपने दिल पे मत लीजिएगा। अब आगे ये है कि रेवेन्यू जो था वो जो रेवेन्यू जो वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब जो भी पैसा आ रहा है टैक्स से जो भी पैसा आ रहा है वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने अंडर रखेगा, ठीक है। और जो ये मैंने बताया था कि नेपोलियन आया उसकी वजह से कंपनीज़ जो हैं वो भी मतलब ट्रेड करने लगी, तो और कंपनी भेज दी गई थी, मतलब मर्चेंट्स ने अपनी कंपनीज़ बनाई और फिर उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद पहली बार जो था वो सर्वोच्च सत्ता जो थी
और संवैधानिक मतलब जो पोजीशन थी या फिर जगह थी वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अपने ब्रिटिश क्राउन की होने का उसने दावा किया। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब जो भी है सर्वोच्च सत्ता, जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर सॉवरेंटी जो भी है, वो अब मेरी है। उसने ये दावा किया, अब वो मेरी है, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं है, अब वो मेरी है, क्योंकि पैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही थी और जो क्राउन था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर था। जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके कहने और एड एंड एडवाइस की वजह से चलता है, वैसे ही वहाँ पे क्राउन जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चलते थे। और जो ये मैंने ये पॉइंट वाला ये जो एसर्टेड वाला था ये यहाँ पर इलेबोरेट करके आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ओके, अब ऐसे ही करते करते 20 साल और हो गए। मतलब क्योंकि वो लोग चार्टर एक्ट जो भी होते थे वो रेगुलेट करने के लिए जो होते थे, चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट मतलब सेम ही होता है। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इनका मोटिव ये था। तो वो 20 साल के लिए आते थे। अब इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं इसलिए क्योंकि इस साल 1833 के आसपास सेंट हेलेना नाम का एक आइलैंड था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था लड़के, मतलब इंग्लैंड ने कब्ज़ा किया था लड़के। तो इस एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। और जो ट्रेड मोनोपोली थी इसमें एंड हो गई है ना। मतलब कि अब वो जो अफीम में और चाय में जो भी चाइना के साथ जो भी कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले कर रही थी वो ट्रेड, वो अब मतलब दूसरी कंपनीज भी कर सकती हैं, वो लोग अकेले नहीं करेंगे। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ ये क्या कहते हैं मद्रास और बंगाल, इन दोनों के पावर्स जो थे वो हटा दिए गए। अब सारे पावर्स जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थे। ठीक है, ऐसे सेंट्रलाइजेशन कहाँ से 1773 में शुरू हुआ, फिर 1798 में थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद 1813 में थोड़ा बढ़ा और अब तो बिल्कुल पूरे पे है वो। तो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। ठीक है, और लैंड जो था वो अब क्वीन और या फिर किंग जो भी उस समय का होगा, उस टाइम का होगा, वो उनके मतलब वो उनके नाम पे अब लिया गया कि मतलब जो भी कब्जा कर रहे हैं लैंड या फिर जो भी प्रिंसली स्टेट्स कब्जा कर रहे हैं वो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे नहीं जाएंगी, वो अब क्वीन या किंग के अंडर होंगे कि अब ये क्वीन और किंग ने ये कब्जा किया है। बेसिकली ये बात हो गई। ठीक है, जो ऊपर दिया गया था उन्होंने बोला था कि अब जो कब्जा है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर होगा। तो वही ये अब ये बेसिकली बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेजेस में बता रहे हैं। चाइना के साथ ट्रेड क्लोज्ड हो गया, फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल्स जो थी वो सारी एंड कर दी गई, क्लोज्ड कर दी गई। और जो कॉलोनाइजेशन था मतलब कि इंडिया एक मतलब किसी के अंडर कॉलोनी बन चुकी है, ब्रिटिश के अंडर कॉलोनी बन चुकी है, ये लीगलाइज्ड हो गया। ठीक है, लेकिन इसने एक काम अच्छा ये किया कि स्लेवरी जो थी वो स्लेवरी एक्ट ऑफ इंडिया 1843 के अंदर इसी दौरान जब ये चार्टर चल रहा था, 20 साल का चार्टर था ये, जब चल रहा था इसी के अंडर समाप्त करी गई। ठीक है, और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये जो हैं ये सिविल सर्विसेज के बारे में ये आपको याद करने हैं। और इसी ये मतलब चार्टर जब वो 20 साल का चल रहा था उसी के अंडर ये भी आए थे हैं। तो उसमें ये था कि सिविल सर्विसेज को 2 भाग में बांटा गया, एक हायर थी एक लोअर थी हैं। अब इनके जो वो होते थे पेपर्स वो हेलबरी कॉलेज एक लंदन में था उन पे होते थे, उसमें लिटरेचर आती थी बेसिकली और लैटिन लैंग्वेजेस आती थी। जनरल स्टडीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब कुछ नहीं आता था उसमें। ये होता था कि मतलब कि जो इंग्लिश बोल ले, लैटिन बोल ले या फिर वो यूरोपियन कोई भी लैंग्वेज बोल ले और अच्छे से पास कर ले तो वो बन जाएगा सिविल सर्वेंट। ठीक है, अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। अगर आपको याद हो वो कमर्शियल जो मतलब एक्टिविटीज़ उनको करनी होती तो वो भी उन्होंने ये वाली जो मतलब इनको पास कराने वाला भी ठेका इन्हीं ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ले रखा था हैं। और जो मतलब इन लोगों ने ये प्रपोज किया कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स एंड सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स ये मतलब जो है ये ओपन हो गए हैं 1853 से, वो ये ओपन कर दिए गए थे। लेकिन अभी इस समय जब ये बना है तब ओपन नहीं हुए थे, 1853 में ही ओपन किए गए थे। ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो यहाँ से बन के आते थे लोग सिविल सर्वेंट्स जो बन के आते थे उनको कहते थे हेलीबरी कॉलेज के पैट्रोनेज। मतलब कि हेलीबरी कॉलेज ने इनको रखा, इनको पाला पोसा बड़ा किया जो भी है और उनको पैट्रोनेज मतलब यही होता है दी, और वो लोग मतलब
हेलीबरी कॉलेज के पैट्रोनेज सिस्टम है, ठीक है। अब ऐसे ही 20 साल और बीते और आ गया लास्ट चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि अब इसके बाद EIC जब होगी नहीं, जब ढोल नहीं होगा तो मंजीरेगा किस काम, क्या काम, ठीक है। तो 1853 के बाद रिवोल्ट हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, एंड देन अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गुड गवर्नेंस एक्ट जो भी था वो 1858 का वो लाया गया, ठीक है। अब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी पावर नहीं बची, ठीक। अब इन्होंने ये डिसाइड किया, बोला कि जो ये है कंपनी, अब ये इसको एक्सटेंशन मिलता है इंडेफिनिट टाइम के लिए। अब आप ये सोचेंगे इंडेफिनिट टाइम के लिए तो वो मतलब खारिज कैसे हुई, है ना, वो तो अब आज तक भी चलनी चाहिए थी आप अगर ये इस एंगल से सोचे। लेकिन इनडेफिनिट का मतलब कि हमें पता नहीं किस टाइम तक चल सकती है, कभी भी हम इसको भंग कर सकते हैं। मतलब वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1 डिकेड मतलब 10 साल, डिकेड मतलब दशक, 1 दशक भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर मतलब कल भी वो ख़त्म की जा सकती थी, ठीक। अब वो केवल कंपनी है, उसके अंडर कोई भी पावर्स नहीं थी, ठीक। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो पहली बार इस एक्ट के अंडर बनाई गई, ठीक। और मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इसी के अंडर सबसे पहली बार देखा गया। 6 मेंबर सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जो थे वो सेपरेट करे गए गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंडर, ठीक। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मतलब जो जैसे कैबिनेट में है वो एग्जीक्यूटिव हैं, और जो लेजिस्लेचर है मतलब लेजिस्लेचर मतलब MP, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, वो दोनों MP हैं, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो थी वो मैंने पहले ही बता दिया कि वो ख़त्म हो गई थी, और जो CSE का एग्ज़ाम जो ओपन हुआ था वो इसके बाद ही ओपन हो गया था, हैं। और लॉर्ड कर्जन ने इस टाइम पे पुलिस बनाई थी, हैं, और पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी गई थी। अब 1857 में लड़ी गई वॉर जब वो शांत हुई तब अपना आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको बोलते हैं, मतलब इसको कई वर्ड से बोलते हैं, लेकिन इसमें से एक पॉपुलर वर्ड है गुड गवर्नेंस एक्ट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसके द्वारा ये अब भंग कर दी गई, ठीक। अब क्या है कि आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसे अभी की प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वैसे बनाई गई। मतलब कि आंसरेबल मतलब कि आपको ब्रिटिश को भी आंसर करना है, जो पीपल हैं ऑफ इंडिया उनको भी आंसर करना है कि आपने क्यों ये एक्ट पारित किया, या फिर आपने ये क्यों रूल्स बनाए, क्यों लॉज बनाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो पेपर्स पे लोगों को बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए बना दिया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो वॉइस रॉय जो थे वो फर्स्ट बने थे लॉर्ड कैनिंग, तो इन्होंने गवर्नर जनरल की पावर हटा के अब सीधे सीधे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, हैं। क्वीन जो थी वो इम्प्रेस थी इंडिया की, और हर जो डिसीजन था वो उनके नाम पे लिया जा रहा था। और अब जो भी वाइस रॉय या फिर वॉइस रॉय जो भी आप बोल रहे हैं, वाइस राय के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे वो मैजेस्टी के गवर्नमेंट के डिसीजन माने जा रहे थे, ठीक है। अब ये आपको याद होगा पिट्स ने, मैंने बताया था 1858 तक उस समय बताया था कि वो मतलब चला था पिट्स इंडिया एक्ट का। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके अंडर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और जाने कौन कौन से पावर थे, इनके अंदर फिनेंशियल और मतलब या फिर आप ये कह सकते कमर्शियल, मतलब जो ट्रेडिंग के रिलेटेड पावर्स थे वो इनके अंडर थे। तो इनको हटा करके दोनों को रिप्लेस करके ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो मैंने पहले ही बता दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो मिस्टर डलहौजी ने क्रिएट करी थी, जिसकी वजह से झांसी और मतलब सतारा जाने कौन कौन से मैल गवर्नेंस के अंडर, अवध, ये सब इन्होंने अपने अंडर लिए थे। ये सब अब कहा ब्रिटिश ने कि अब ये सब कुछ भी नहीं होगा, हैं। और जो भी ये सब हैं, अब जो भी कब्जे में आपने लिए हैं, ईस्ट इंडिया का कब्जा नहीं, वो अब ब्रिटिश कॉलोनी कहलाई जाएगी। और मतलब कंपनी को तो अबॉलिश कर दिया गया,
हैं। और डुअल गवर्नमेंट ऐसे मतलब एक तो वॉइस रॉय की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे वॉइस रॉय ले रहे थे फैसला, और वहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट भी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मैं SOS लिखूँगी, ओके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो वहाँ पे अलग डिसीजंस ले रहे थे। तो इन दोनों की डिसीजंस मिला करके अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डुअल गवर्नमेंट में काम कर रही थी। और इन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके अंडर 15 मेंबर्स थे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो क्राउन ने ले ली थी, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो भी वो रेवेन्यू टैक्सेस या फिर उनके अंडर जो भी डेट ले रहे, डेट मतलब उधार ले रहे थे, डेट की स्पेलिंग ये होती है, ओके। डेट ले रहे थे या उधार ले रहे थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब खुद लेगी और कोई नहीं लेगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने अबॉलिश कर दी थी। वॉइस रॉय जो थे वो मतलब पॉलिटिकल डिफेंसिव या फिर ये सब ले सकते थे, लेकिन जो ये पैसा जो मेन बात होती है ना वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर थी, वो SOS ही लेगा, ठीक। अब क्या था, रिलीजियस की फ्रीडम थी, इक्वल जस्टिस था, और इन्होंने मतलब बोलने के लिए सब लिख के दिया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी थी, मतलब कि अब कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है, आपका कोई नेचुरल हायर नहीं है या फिर कोई भी नहीं है, हायरार्की में कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपका जो वो है किंगडम वो अब ब्रिटिश नहीं लेगी, ठीक है। वो अब आपका आपके पास होगा, आप किसी को दीजिए, अपने चाचा भतीजे या किसी के भी नाम कर दीजिए, वो अब ब्रिटिश को मतलब नहीं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो थे वो लाई थी। ऑर्डिनेंस वो बिल होता है जब एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो है नहीं है, और मतलब या फिर छुट्टी पर गए हुए हैं, जैसे सत्र चल रहा है, बीच में कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर उस समय पे ऐसा था कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो खुद ऑर्डिनेंस पारित कर सकते थे जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनकी एब्सेंट थी, मतलब जब ब्रिटिश घूमने गई थी, अपने घर वापस गई थी, तब मिस्टर कैनिंग डिसीजंस ले सकते थे। अब क्या था कि इंडियंस इन्वॉल्वमेंट और इन गवर्नेंस जो थी वो बढ़ गई थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मतलब कि इंडियंस की जो इन्वॉल्वमेंट जो गवर्नेंस के अंदर थी, मतलब कि लोगों के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है, तो वो सब मतलब उनकी बढ़ गई थी, है ना। और ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी वो भी लेजिस्लेचर काउंसिल की बढ़ चुकी थी। अब अपना 8th एक्ट आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक। इसमें इंडियंस की नंबर बढ़ा दिए गए थे, मेंबर्स जो थे लेजिस्लेचर काउंसिल के वो 6 से 12 कर दिए गए थे। वॉइस रॉय की काउंसिल बढ़ा दी गई थी, उसमें इंडियंस जो थे वो 3 इंडियन को नॉमिनेट करके ऐड किया गया था, राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला, लेकिन ये अनऑफिशियल मेंबर्स थे, इनके अंडर कोई पावर नहीं थी, बस तुम बैठ के सुनो, इसके अलावा तुम कुछ बोल नहीं सकते। और वैसे भी ये लोग पुतले टाइप के थे, इनको इससे मतलब नहीं था कि हमारी प्रजा को क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, इनको इससे मतलब था कि हमें पैसा मिल रहा है, हमारा सुख सुविधा सब सही है, सलामत है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ, इनका ये मतलब था। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो मतलब आंसरेबल टू डिपार्टमेंट था, मतलब कि जो भी पोर्टफोलियो सिस्टम इन लोग लेके आए थे उसमें ये था कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको हर डिपार्टमेंट को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसको आंसर करना पड़ेगा कि हमने क्यों डिसीजन लिया। ऐसे नहीं आप हवा में कोई डिसीजन ले सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वाइस रॉय हमेशा ये देखते थे कि मतलब इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी जा रही है, और जो भी रेवेन्यू ब्रिटिश पार्लियामेंट में भरना है वो पूरा हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो भैया अब हमें कोई लेना देना नहीं, आपका अच्छा है, आपने ये डिसीजन लेके आया, अब हम वो डिसीजन जो है उससे मतलब उस रूल से वो हम रूल पारित कर देंगे। ये इनका मतलब मेन मोटिव था कि हमको किसी भी हालत में पैसा बनाना है, अब चाहे लोग मरें जिएं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब 1883 में जो था उन्होंने क्या किया था, आपको याद होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल जो थी वो ख़त्म कर दी थी, मतलब जैसे विधानसभा है वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट तो ये लास्ट स्टेप या फिर मोस्ट पावरफुल स्टेप था वो सेंट्रलाइजेशन का,
केंद्रित कर दी थी सारी पावर्स, ठीक है। तभी लोगों को गुस्सा आया था और 1857 में मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग, अब किसी को प्रेशर कुकर में गैस बढ़ती रहती तो एक टाइम के बाद जो वो सीटी बचती है ना, तो वही हुआ था 1857 में कि लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया था, इतना दबा दिया था कि अब उन्होंने सोचा कि अब हमें तो बोलना ही पड़ेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1833 के बाद उन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, और डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले दिखाई पड़ा 1861 की एक्ट में, ओके। अब 9th एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन और बढ़ा दिया गया, इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी गई। और इसमें मतलब क्योंकि आपको अगर याद होगा कि 1872 या मतलब एग्जैक्टली डेट मैं भूल चुकी हूँ, 1875 के अप्रॉक्स आसपास आईएनसी बनाई गई थी। तो आईएनसी ने मतलब इन लोगों को, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जहाँ मैं आईएनसी लिखूँ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका मतलब, ठीक है। तो इंडियन आईएनसी बनाई गई थी, तो उन्होंने मतलब ये कहा उनके प्रेशर के अंडर इनको ये सारे डिसीजंस लेने पड़े थे, ठीक है। अब इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन स्टार्ट किए गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम का वर्ड इस इंडियन काउंसिल एक्ट में नहीं दिया गया था, उन्होंने बस इनडायरेक्ट इलेक्शंस स्टार्ट किए थे, ठीक है। वो भी ज़मींदार और जो ज़्यादा रुपए दे रहे हैं, टैक्सेस ज़्यादा भर रहे हैं, उनको एक इक्का दुक्का लोगों को मिला था वो वोटिंग राइट, बाकी किसी को नहीं मिला था, ठीक। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव प्लस एडिशनल मेंबर्स जो थे, पहले 10 थे, वो उसके गवर्नर जनरल के काउंसिल या फिर वाइस रॉय के काउंसिल में, अब वो 16 हो गए थे, ठीक है। और जो वाइस रॉय थे उसके पास जो ओवर राइडिंग पावर्स थी वो भी था, और वो अपने एडिशनल मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट करता था, जो भी उसको अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिलते थे। उसमें कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ अनऑफिशियल थे। अनऑफिशियल वही जो सुन सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, ठीक है। जो डिसीजंस थे वो सुनो, खाली तुम सुनने के लिए आए हो, बोलने के लिए नहीं, वही इनका अनऑफिशियल मेंबर्स का काम था, ठीक है। और सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल कैन मेक न्यू लॉज, और जो पुराने लॉज थे वो लोग वापस भी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको वाइस रॉय की परमिशन चाहिए होती थी। वो लोग जब बजट जो भी हो रहा होता था, पारित हो रहा था, तो उसमें मतलब डिस्कस तो कर सकते थे कि हाँ अच्छा ये बजट में आप वो मतलब जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अपना बजट बताती हैं तो लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, ये वो वगैरह। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई कि अरे यार ये क्यों टैक्स इतना बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वो क्वेश्चन भैया तुम पूछ नहीं सकते। जो भी क्वेश्चन है वो अपने मन में रखो, पूछोगे नहीं, ये था उनका। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल था उसको भी बनाया गया था, और वो उसमें ज़मींदार, ट्रेडर्स, यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रो लेवल के प्रोफेसर्स या फिर कोई भी होते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस और ये सब वगैरह, वो नॉमिनेट होते थे और वो उसमें अपना रिप्रेजेंटेशन रखते थे। मतलब कि इलीट क्लास थी वही ऊपर थी, बाकी जो पुअर्स थे उनको उससे कोई भी मतलब नहीं था। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे, सॉरी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, बार बार वो ऊपर आ रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था वो देखने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1909 वाले को। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें आई, तो उसमें पहली बात तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल के मेंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया था, 16 से 60 कर दिए गए थे वो। फिर उसके अंडर ये भी था कि जो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि 1906 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इनकी, ढाका और वहाँ के नवाब, बंगाल में और भी जो नवाब्स थे उनके अंडर जो हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस, तो उसके तहत मुस्लिम लीग बन चुकी थी। तो मुस्लिम लीग ने बोला था कि अब हमको तो आप कुछ करते नहीं हैं, सब जो भी बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते हैं। मिस्टर मिंटो से उन्होंने कहा कि आप उनको करते तो हम लोग क्यों आपका साथ दें, क्यों हम लोग मतलब आपको गवर्नमेंट चलाने दें। हमारी जो मतलब जो भी कॉम है उसको तो आप
प्रताड़ित कर रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। मतलब उन्होंने कम्युनल राइट्स माने बेसिकली, मतलब उन्होंने हिंदूज़ के लिए नहीं मांगे, उन्होंने अपने मुस्लिम्स के लिए मांगे। तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्टोरेट जो है वो कम्युनल जो इलेक्टोरेट है, मतलब कि मुस्लिम खड़ा है कैंडिडेट किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से, है ना, मानिए आपका कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, मानिए जैसे कन्नौज है, वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो अब वहाँ कोई व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को खाली मुस्लिम ही वोट कर सकता है, कोई हिंदू, सिख या फिर ईसाई या बुद्धिस्ट, जैन कोई भी नहीं कर सकता है, खाली वो मुस्लिम ही उसको वोट करेगा। इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड्स। ठीक है, फिर ऐसे ही जो इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एसोसिएशन था, उसमें एक नए इंडियन को डाला गया जो कि थे डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, जो कि लॉ मिनिस्टर बने। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कर दिए गए थे, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वही टैक्स पेयर्स ही दे सकते थे वोट, बाकी किसी को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। नॉन ऑफिशियल जो मेजॉरिटी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल की, जो कि मतलब आप बैठ के सुन सकते हो खाली, बाकी आप कुछ बोल नहीं सकते, उनको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ 2 ऑफिशियल टू इंडियन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी कर दिया गया था, मतलब कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो ब्रिटिश में बैठा था, उसमें 2 इंडियन ऑफिशियल्स वो ऐड किए गए थे। ठीक है, और जो वोटिंग थी बजट में फॉर सेपरेट आइटम्स वो अलाउ करी गई थी। पहले तो वोटिंग भी अलाउ नहीं की थी, खाली आप डिस्कस कर सकते हो हैं, लेकिन आप मतलब सुन सकते हो, डिस्कस आपस में कर सकते हो, लेकिन कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बताया था कि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। लेकिन उसमें क्या किया गया कि जो बजट था ये 1892 वाले में जो बजट था उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, और उसमें कुछ स्मॉल पार्ट बनाए गए हैं ना। अब उस स्मॉल पार्ट में कुछ ऐसे पार्ट थे जिसमें आप डिस्कस कर सकते थे और कोई क्वेश्चन पूछ के उस पर वोट कर सकते थे, लेकिन पूरे बजट में अभी भी अलाउड नहीं था वोटिंग करना। ठीक है, अब फिर आया इसके बाद 10 साल बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और मॉन्टेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के चेयरमैन थे, और चेम्सफोर्ड थे वो वॉइस राय थे। आपको बताया था मैंने कि डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि 25% ऑफ बजट जो था वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि कोई भी प्रोविंस में जो भी गवर्नमेंट थी अब वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकती थी, जो बता रहे हैं वैसे ही टाइप का डिसीजन लेना है। प्रोविंशियल लेवल में पावर जो थी वो रिजर्व सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो वाइस रॉय के अंडर जाते थे, या फिर गवर्नर जो होता था प्रोविंशियल का वो लेता था डिसीजन, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट वाइस रॉय के अंडर जाते थे, वो वाइस रॉय डिसीजन लेगा। ठीक है, अब प्रिंसेस को अपीसमेंट ऐसे मिला था कि मतलब उनको रखा गया था ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके अंडर, और उनको रुपए दिए जाते थे, उनसे कहा जाता था कि आप अपना मस्त खेलो या फिर कुछ भी करो, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको पेंशन्स मिलेगी। तो वो उसी में मस्त, उनको मतलब नहीं था हमारी प्रजा को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उन्हें ये देखना था कि हमारा लग्जरी मेंटेन हो रही है कि नहीं। वो अपने लग्जरी मेंटेन की वजह से कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको अपीजमेंट मिला था, मस्त उसी से अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। ठीक है, अब इसमें कोई एडल्ट फ्रेंचाइज, जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पहली बात तो आपको ये वर्ड समझना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये होता है कि अगर आप 18 साल के जब इंडिया में हो जाते हैं तो आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कास्ट, जेंडर, रेस या फिर कहाँ पैदा हुए हैं, ये सब हटा के, इवन कलर भी। ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में कलर भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ही आप दे सकते हैं वोट। तो ये कोई एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, अगर आप टैक्स पेयर हैं तब तो आप दे ही सकते हैं वोट। इसके अलावा अगर आप ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स हैं, या 1% विमेन जो पढ़ी लिखी हैं और टैक्स दे रही हैं वो, और टोटल 8% ऑफ पॉपुलेशन ही वोट दे सकती थी। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे जो उन्होंने 1909 में खाली मुस्लिम को दिए थे, अब उन्होंने उसको बढ़ा दिया था, मतलब सिख भी हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट है उनका, मुस्लिम्स हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट है, क्रिश्चियंस हैं वो हैं, और एंग्लो इंडियंस हैं, मतलब कि जो कि
वहाँ के थे इंग्लैंड के, वो आके यहाँ पर बसे, फिर यहाँ पर किसी इंडियन से शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, तो वो या फिर वो लोग यहाँ पर आके बसे और यहाँ इंडिया में बच्चे पैदा किए, मतलब वाइट वाइट ने मिल के बच्चे पैदा किए, ये वाइट इंडियन ने मिल के बच्चे पैदा किए, तो जो पैदा हुए बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है। तो इनका अलग इलेक्ट्रेट बनाया गया और अब ये लोग अपने मतलब खाली यही लोग वोट कर सकते हैं। अगर ये सिख खड़े हैं तो सिख वोट कर सकते हैं, मुस्लिम खड़े हैं ऐसे ही लाइकवाइज सबके लिए था, तो वो खड़े हैं तो वही वोट कर सकते हैं और वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट पे खड़े होंगे, अपना मस्त वोट करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। इसने पब्लिक सर्विस कमीशन दी है और बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर था वो सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हो गया। एक तो लोअर हाउस बना दिया गया था जो कि लोकसभा प्रेजेंट डे पे है, उसको भी हाउस ऑफ पीपल तब भी कहते थे, आज भी वही कहते हैं। और राज्यसभा जो आज कहते हैं वो तब काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि आज अभी इंग्लिश में कहते हैं, वो बनाया गया था 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में। आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो थे 3 उनमें से इंडियंस ही होने चाहिए थे और गवर्नर जनरल जो थे वो ऑर्डिनेंस, मैंने बताया था अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट नहीं है तो देन ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर थी और अगर गवर्नर जनरल जो है वो उसने एसेंट नहीं दी किसी बिल को, अगर मानो लोग मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, अपर हाउस में भी हाँ कह दी गई, अब वो गया वाइस राय के पास या फिर गवर्नर जनरल के पास, तो अगर उन्होंने एसेंट नहीं दी है ना तो वो बिल नहीं बनेगा। अगर उन्होंने मना कर दिया या स्टॉप कर दिया, फिर एडजमेंट मोशन जो भी दिया गया था उसको स्टॉप कर दिया, या फिर एडजमेंट मोशन दे दिया गया है, किसी क्वेश्चन जो भी दिया गया है उसको स्टॉप कर दिया, पूछा गया उसको भी स्टॉप कर दिया, या फिर कहा ये बेबकवास क्वेश्चन मुझे नहीं सुनने, तो वो सब बंद हो जाएंगे क्योंकि वॉइस रॉय जो थे वही मेन पावर थी यहाँ पर इंडिया की, ठीक है। अगर SOS बोल देगा वाइस रॉय को कि ये काम तुम नहीं करोगे तो वॉइस रॉय की हिम्मत नहीं वो काम कर सके। ऐसे ही वॉइस रॉय जब बोलेगा कि तुम ये काम नहीं करोगे पार्लियामेंट में आके तो वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो सर्वे सर्वा था वो वॉइस रॉय था इंडिया का और वॉइस रॉय का सर्वे सर्वा था SOS और SOS का सर्वे सर्वा था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही अगर वो किसी बिल को स्टॉप करना चाहता था तो वो कर देता था। फिर ऐसे ही चलता रहा और लड़ाई होती रही, बहुत लोगों की ने शहादत हासिल की, बहुत लोग मतलब जो थे वो लोग मतलब इस लड़ाई के दौरान मारे गए है ना, बहुत सारे शहीद हुए है ना। तो वो उसके बाद आया फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि उनको लगा कि अब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, इन लोगों को कैरेट देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहले तो इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब कि डोमिनियन स्टेटस एक होता है वो दिया गया है। प्रिंसली स्टेट्स को अलग बनाया गया, प्रोविंशियल यूनिट्स मतलब कि जैसे यूपी है, बिहार है, इनको अलग बनाया गया। प्रिंसली स्टेट्स मतलब अवध, यूपी में अवध भी आता है, लेकिन मतलब जैसे अब मतलब हैदराबाद था एक स्टेट मानो है ना, अवध छोड़ दो, हैदराबाद एक स्टेट था उसको अलग कर दिया क्योंकि हैदराबाद में नवाब ऑफ हैदराबाद या फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्रेजेंट थे। बाकी जो था वो सेंट्रल प्रोविंस में आता था, CP में आता था, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कर्नाटक और बाकी महाराष्ट्र, ये सारे उड़ीसा बंगाल में आता, सॉरी, बाकी सब जो था वो मतलब CP में मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस में आने लगा था। फिर इन लोगों ने 3 लिस्ट जो थी वो मतलब बाइफोकेट की, एक फेडरल लिस्ट बाइफोकेट की, प्रोविंशियल और एक रिजर्व्ड वाला जो सब्जेक्ट था वो खाली और खाली, जैसे अपने यहाँ कॉन्करेंट है, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो है मतलब एक यूनियन लिस्ट है अपने पास, ठीक है, एक अपने पास जो है वो स्टेट लिस्ट है, ये सेम है, ये यूनियन और ये सेम है, ठीक है। मतलब जो यूनियन में बैठे हैं वो ये ले सकते हैं डिसीजन, जो स्टेट में बैठे हैं वो प्रोविंशियल के ले सकते हैं, और जो ये अपने यहाँ जो कॉन्करेंट है मतलब कि दोनों लोग ले सकते हैं ना, इसमें ये रिजर्व थी, मतलब ये दोनों ले ही नहीं सकते हैं इस पर डिसीजन, ये डिसीजन लेगा वाइस रॉय या गवर्नर जनरल,
ठीक है। फिर प्रोविंशियल की ऑटोनॉमी जो पहले वाले एक्ट में ली गई थी वो वापस कर दी गई, मतलब कि अब जो भी प्रोविंस अपना एक्ट बना, मतलब अपना लॉ बनाना चाहे वो बना सकते हैं और उसके तहत चल सकते हैं, ठीक है। और अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, अगर आपको लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो आप तो लोगों का पूरा अधिकार है आपसे पूछने के लिए आपने ये क्यों 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 डिसीजन लिया, ओके। फिर डायरकी जो थी वो सेंटर में थी, है ना, लेकिन इफेक्ट में नहीं आई। उन लोगों ने बोला डायरकी है लेकिन वो इफेक्ट में नहीं आई। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट। बायकैमरलिज्म जो था वो इंट्रोड्यूस्ड कराया गया, तो पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, लेकिन अब ये प्रोविंशियल लेवल्स में भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। पहले तो खाली सेंटर में था अपर हाउस और लोअर हाउस, अब ये प्रोविंस में, मतलब 6 प्रोविंस में टोटल ये मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया है। बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि है यूपी, इसमें ये इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट एक और इसमें 3 लोग बढ़ाए गए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, मतलब जो कि बेचारे अनटचेबिलिटी की वजह से पढ़ लिख नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं की गई, उनको मना था हर जगह जाना, उनके लिए इतने मतलब एट्रोसिटीज़ थी, मतलब एट्रोसिटीज़ का मैं क्या बताऊँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको बहुत ख़राब फील कराया जाता था और ये सब कराया जाता था। मैं उस पर डीपली नहीं जाना चाहती। तो उनको इन सब चीज़ों की वजह से सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला। जैसे अभी वो SCs एंड STs के अंदर आते हैं, बेसिकली SCs के अंदर मोस्टली आते हैं। STs तो ट्राइबल क्लासेस हो गई, SCs मतलब जो अनटचेबिलिटी की वजह से पढ़ने नहीं जा पाए तो वो SCs होते हैं, ठीक है। तो वो SCs जो थे वो इसमें मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के अंदर उनको सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला, ठीक है। और ऐसे विमेन को मिला और लेबर मतलब कि जो कि मजदूर थे उनको मिला, ठीक। अब काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी वो इस्टेब्लिश जो 1858 में हुई थी उसको अबॉलिश किया गया, ठीक है। और जो वो काउंसिल ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो मतलब उसके सदस्य थे, वो हटा दी गई। और जो SOS था उसमें मतलब और प्रोवाइडर्स मतलब प्रोवाइड किए गए एडवाइज़र्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद कर रहा था, ठीक है। अब इस एक्ट के दौरान जो था वो RBI हुआ इस्टेब्लिश्ड, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई, जॉइंट पब्लिक कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन इस्टेब्लिश्ड हुई। इतना सब 1935 के एक्ट में हो चुका था। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी हम लोग को आज़ादी चाहिए थी, क्योंकि इसके बावजूद भी ये सब लिखित में था लेकिन हकीकत में तो कुछ और थी ग्राउंड रियलिटीज़। लोगों ने सोच लिया था कि अब हमको कुछ ना कुछ करके आज़ाद तो होना ही होना है। तो फाइनली वोट देना आया 1947 का, जिसमें इंडियन एक्ट ऑफ 1947 पारित किया गया। इसमें 2 इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की गई, एक था इंडिया, एक था पाकिस्तान। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया। और क्या क्या अबॉलिश किया गया, वाइसरॉय की पोजीशन अबॉलिश करी गई, वाइसरॉय की जगह दोनों डोमिनियंस को गवर्नर जनरल की जो कि पोजीशन दी गई, जो कि ब्रिटिश किंग उस समय जो थे क्वीन एलिजाबेथ जो अभी ख़त्म हुई, उनके फादर साहब, तो उनको उनकी एड और एडवाइस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी वो बताएंगे कि कौन आदमी गवर्नर जनरल बनेगा, तो उसको बनाया गया, ठीक है। अब दोनों डोमिनियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनवाई गई कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तुम्हारा वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मतलब जब तक नहीं बनता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही जो डिसीजन लेगी, उससे तुम अपना स्टेट या फिर डोमिनियंट स्टेट मतलब कि जो मतलब फाइनली इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान था उसको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा उनका तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ही उनकी जो डिसीजन लेगी और रूल्स बनाएगी वो चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये आज़ादी दी गई कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। और जो रूल्स जो 1935 के एक्ट में बने थे उन्होंने कहा तब तक जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो
1935 के रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाएगी, उसको ही गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। और ब्रिटिश बी मोनार्क मतलब ब्रिटिश मोनार्क, या फिर बी पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, या फिर बी क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ऐसे ही ब्रिटिश मोनार्क जो थी वो अब कोई भी बिल जो मतलब वाइसराय अगर जैसे अब गवर्नर होता है वो रख लेता है किसी भी बिल को अपने पास, है ना, और वो प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है ऑन द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि अब इसको हम पारित करें कि ना पारित करें, है ना, कि वापस कर दें कि पारित कर दें, ये सब, है ना। तो अब वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो मतलब या फिर मोनार्क वो अब उस बिल पे वीटो ईटो नहीं लगा सकती थी, है ना। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल उसके लिए रिजर्व करता था उसके अंडर अब वो ब्रिटिश क्राउन जो है वो नहीं वीटो लगा सकती थी, ठीक। ऐसे ही जो गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन जो थे वो अब एड और एडवाइस जो काउंसिल जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके एड और एडवाइस के अंदर काम कर सकते थे, अपनी खुद के अपनी मन मुताबिक नहीं काम कर सकते थे, क्योंकि अब इंडिया आज़ाद हो चुका था। तो ऐसे ये ख़त्म हुआ ये लेक्चर, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के पहले के चैप्टर हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 1 या 2 लेक्चर में हम लोग वो कवर करेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए। थैंक यू।